basis of their chemical, physical and other properties, we have elements and we have categorized them into two parts, that is metal and non-metal. When we have a metal and we react the metal with oxygen, अगर कोई metal था और उसको हमने oxygen, अगर हमने metal लिया और उसको acid के साथ react कराया तो क्या होगा? Reaction of metals with solution of other metal salt. ये होता है हमारा एक बहुत ही important series के basis पे, जिसको हम कहते हैं reactivity series. Hello and welcome to yet another interesting topic from the same chapter, that is metals and non-metal. So this is the second part of the chapter of class 10th chemistry, third chapter, that is metals and non-metal. So in the previous video we actually discussed about what are metals and non-metals, as in how do we get it, और ये कैटेगराइज अलग अलग क्यों किया गया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स हमने अलग कैटेगरी बोला है तो क्यों बोला है, किस बेसिस, किस फिजिकल बेसिस पे हम लोगों ने उनको बोला है कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल्स हैं. फिर हमने देखा कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जब वो केमिकली ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ या किसी और चीज़ के साथ कंबाइन होते हैं. फाइन. और फाइनली अब हम हेड कर रहे हैं, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नॉन मेटल. अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में. उनकी फिजिकल क्लासिफिकेशंस तो हम पढ़ चुके हैं कि वो फिजिकली कैसे दिखते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं, वो नॉन सोनोरस होते हैं, वो मेलिएबल डक्टाइल नहीं होते, उनमें लस्टर नहीं होता. तो ये सब चीज़ हम जान चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स जो है, जैसे हमारा हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें जो है ये केमिकली किस तरह से बिहेव करती है व्हेन दे रिएक्ट विथ सर्टेन थिंग्स. नाउ so these are the chemical properties of non-metal, wherein we will study that non-metals do not react with water, steam or dilute acid to evolve your hydrogen gas. तो अगर आपका कोई भी नॉन मेटल है वो वाटर, स्टीम और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा. इज दिस क्लियर? तो क्या करेगा फिर? So on heating, they readily form oxides or salt with concentrated acid. तो जब हम उन्हें हीट करते हैं, ठीक है, तो जब हमें उन्हें हीट करना होता है, जब हम हीट करते हैं तो फिर वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, या तो सॉल्ट बनाते हैं या तो विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. मैंने कहा था ना, वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते, वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते, वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट करते हैं. तो देख लीजिए, अगर ये हमारा एस इज माय सल्फर, इसको मैंने रिएक्ट करवाया concentrated H2SO4 which is a very highly high concentrated acid. So when we react this we get SO2 के 3 molecule and we get water. So whenever there is a reaction of non-metal with concentrated acid we get the oxide and water. Is this clear? Okay. So now again यहाँ पे देखिए, सल्फर अगेन रिएक्ट कर रहा है एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विच इज HNO3 नाइट्रिक एसिड, हमें मिलेगा H2SO4, ठीक है, ऑक्साइड हुआ इसका सल्फर का, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो यहाँ से इवॉल्व होगा और अल्टीमेटली वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा. सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वाटर इवॉल्व होता है जब हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ किसी भी नॉन मेटल को रिएक्ट करते हैं. क्लियर होगी बात? ओके. नाउ नॉन मेटल ऑल्सो शोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ मेटल. तो नॉन मेटल जो है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है विथ योर मेटल्स. जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है, मेरा क्लोरीन एक गैस है, नॉन मेटल है, एंड वी आर रिएक्टिंग विथ NaBr, सोडियम ब्रोमाइड के साथ मैंने इसको रिएक्ट किया. तो क्या करेगा ये Br को यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है ना. Br is bromine. Bromine is a non-metal, so this is much more reactive than bromine. वही डिस्प्लेसमेंट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, more reactive will displace the less reactive one. So what will happen? The bromine will be replaced by chlorine. तो bromine यहाँ बैठ जाएगा और हमें मिल जाएगा NaCl, that is my normal common salt. क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके. So next we move on as
रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत समझने वाला टॉपिक है। क्यों? क्योंकि हमने जाना मेटल्स कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, स्टीम के साथ और वाटर के साथ, वॉट एवर, डाइल्यूट एसिड के साथ या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। हमने जाना कि हमारे नॉन मेटल्स ऐसे रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में रिएक्ट करते हैं, या फिर अगर वो रिएक्ट करते भी हैं तो वो क्या बोलते हैं, जैसे NaBr का हमने रिएक्शन देखा, वो Cl को डिस्प्लेस कर देता है। तो इस तरह से हमने रिएक्शंस दोनों के अलग अलग देखे। अब अगर मैंने एक मेटल लिया और एक नॉन मेटल लिया, इनको अगर मैंने आपस में रिएक्ट करवाया, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला और सबसे अच्छा जो इजी एग्जांपल आ रहा है वो है, मेरे पास एक मेटल है सोडियम, सॉफ्ट, वी कैन कट इट विथ नाइफ, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये है सोडियम मेरा मेटल। एंड मेरे पास एक एग्जांपल है मेरे नॉन मेटल का, वो है क्लोरीन। क्लोरीन क्लासिक एग्जांपल है क्योंकि वो रिएक्टिव भी है और वो गैशियस फॉर्म में आता है, रेडिली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, सो वी हैव क्लोरीन एज माय नॉन मेटल एंड मेटल एज सोडियम। ओके, अब मैंने इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। तो रिएक्ट तो करेंगे, पर क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, और ये रिएक्शन जब होता है, ये तो मैं सिर्फ सोडियम और क्लोरीन की बात कर रही हूँ, पर अगर मैं जनरली मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करूँ तो रिएक्शन जब इन दोनों का होता है तो एक्चुअल में होता क्या है, अंदर क्या केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो पहले दो चीजें होती है, उसके बाद वो रिएक्ट करते हैं। क्या चीजें होती है? मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे और कटायंस बनाए। इज दिस क्लियर? कटायंस बनाए। जैसे हम लोगों ने पहले 9th क्लास में ये पढ़ लिया है, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक सोडियम का एटम है, सोडियम इज 11, ओके, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन में के हिसाब से 281 मेरा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं शेल बनाऊं तो ये तो मेरा हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट शेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल जिसके अंदर मेरे पास हो गया कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और उसके बाद लास्ट का शेल जिसमें मेरे पास हो गया कितने इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि होना कितना था, 8 इलेक्ट्रॉन। तो मेटल, जैसे मैंने इसकी बात करी सोडियम की, दे हैव अ टेंडेंसी दैट दे लूज इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन एक वापस कर दे तो इसका जो लास्ट शेल है ये वाला बचेगा, ठीक है, ये वाला तो खत्म हो जाएगा। ओके, सो क्या हो जाएगा, ये वाला तो खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो गया तो इसका मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। सो मेटल्स हैव द टेंडेंसी दैट दे ट्राई टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। जब नेगेटिव चीजें चली गई, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, लेकिन प्रोटॉन के तो 11 ही है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेरे 10 हैं अब इस एटम में, ठीक है। तो ये वाला कैसा हो गया मेरा, ये वाला आयन कैसा बना, ये बना पॉजिटिव आयन, ठीक है, और पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं कैटायंस। क्लियर हो गई? तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे क्योंकि उन्हें स्टेबल होना है, सिंपल बात है, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चीज खो देते हैं या नेगेटिविटी खो देते हैं तो खुद पॉजिटिव बन जाते हैं, राइट। सो दे बिकम अ पॉजिटिव आयन और एंटिटी एंड दे आर कॉल्ड कैटायंस। इज दिस क्लियर? सेम वेज व्हाट डज द नॉन मेटल डू, नॉन मेटल क्या करता है, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब हम देखेंगे कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जब हमारे पास एक क्लोरीन एटम है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताइए, किसी को पता है क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन? तो अगर हम क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो क्लोरीन का जो, मैं पूरा नहीं समझाऊंगी अभी क्योंकि हमने ये टॉपिक जो है वो 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसका जो आउटर शेल होता है, उस आउटर शेल में उसके पास होता है 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो और वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले तो इसका जो यहाँ पे जो खाली वेकेंट पोजीशन है, ये वेकेंट पोजीशन भर जाएगा, वेकेंट पोजीशन भर जाएगा। तो अब इसका जो आउटर शेल है ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा फुल, यानी क्लोरीन बन जाएगा स्टेबल। और ये स्टेबल देने से बना इलेक्ट्रॉन को या लेने से बना, लेने से। सो व्हाट आर दे एक्सेप्टिंग, दे आर एक्सेप्टिंग द नेगेटिव चार्ज, ओके। और यहाँ पे तो प्रोटॉन उतने ही होते हैं पॉजिटिव, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा आ गया,
तो ये वाला पूरा आयन जो है, this will become a negative ion, and that is the reason they say that after gaining electron the non-metals become anion. क्लियर होगी बात? अब देखो क्या हो रहा है कि अगर हमें कभी भी कोई भी मेटल मिला तो उसका टेंडेंसी होता है भाई ले लो मुझसे मेटल, आई वांट टू गिव, सॉरी इलेक्ट्रॉन आई वांट टू गिव। और इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल का क्या होता है, दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो चाहते हैं कि मुझे दे दो दे दो दे दो। तो अब इन दोनों को साथ में अगर कंबाइन किया तो क्या बोलेगा, तो नॉन मेटल बोलेगा तुम्हारे पास है, मेटल बोलेगा हाँ है, तो मेटल बोलेगा ले लो मुझसे, आई विल गिव, और नॉन मेटल बोलेगा दे दो, आई वांट टू गेन, फाइन। So this is how the reaction of metals and non-metals occur. What? This type of reaction is chemical bond formed by complete transfer of electrons from one, that is my metal, to another, that is my non-metal, and this is called ionic bond because there is electron transfer in this, or we also called as electrovalent bond, that is there are electrons being transferred from one to another, sharing नहीं, transfer हो गया, एक ने दूसरे को दे दिया, metal देता है और non metal लेता है। This compound formed by metal or a non metal are also called, so जो चीज बनती है ना, जो compound बनता है उसको या तो ionic compound बोलते हैं, या तो क्योंकि bond इलेक्ट्रोवेलेंट का है तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, simple as it is. Okay, so we saw that when we have sodium, it has a tendency कि उसके पास एक स्पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो उसको देना चाहता है, और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो लेना चाहता है, ठीक है। सो अब ये पॉजिटिव बन जाता है और ये नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डॉट स्ट्रक्चर से बना करके दिखाने की कोशिश किया है क्या, कि सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है और क्लोरीन के पास, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स इस स्ट्रक्चर से दिखाऊं तो एक कम है, ठीक है ना, एक कम है। ये क्या करता है, जैसे यहाँ दिखाया मैंने एरो में, ये इसको दे देता है, फाइन, और आकर के यहाँ बैठ जाता है। जब यहाँ बैठ जाता है तो ये पूरा ऑक्टेट इसका पूरा हो जाता है। तो अब क्या होते हैं, ये दोनों आपस में ऐसे बैठ जाते हैं और इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इस बॉन्ड का नाम है आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट। समझ में आ गया सबको? ठीक है। सेम वेज बाकी जितने भी हमारे मेटल्स हैं, उन सभी में इसी तरीके से पहले वो कटायंस बनेंगे या नॉन मेटल्स अनायन बनेंगे और फिर जाकर के ये बॉन्ड बनेगा विच इज इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, एंड देन दे विल फॉर्म द compound. Okay, fine. So let's move on to the next one, that is we have the properties of ionic compound. अब इन ionic compounds जो हमारे बन गए, how are they made? By the reaction of metals and non-metals. जब ये ionic compound बन गए तो इनकी नेचर कैसा है, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है, ठीक है। तो जो ionic compound होता है दे आर वेरी हार्ड, ऑफ कोर्स हार्ड तो होंगे क्योंकि इस बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनता है, ठीक है। दे आर हार्ड, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास जो अर्थ में मिलते हैं, दे आर ऑल crystals and they are all ionic compound because of the strong force of attraction between the positive and the negative ion, that is ion formed by the metal and ion formed by the non metal में अच्छा strong bond होता है, इसीलिए वो hard होते हैं और crystal form में होते हैं, क्लियर, crystal lattice में होते हैं, वो liquid नहीं होते, ठीक है। these कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, पर वो उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत नहीं होता, वो हाईली टेंसाइल है, मतलब उनको खींचो मारो वो टूटेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने वो हाथ से नीचे गिराया दे विल इजीली ब्रेक लाइक ग्लासेस। क्रिस्टल्स आपने देखे होंगे, दे आर ऑल माय ब्रिटल कंपाउंड्स, so they are all brittle and they break easily when applied pressure on them. क्लियर होगी बात? Now what else? Melting and boiling point कैसा होता है इन कंपाउंड्स का? These compounds have high melting and boiling point as large amount of energy is required to break the strong interionic attraction.
नेगेटिव पॉजिटिव इतना तगड़ा उसका बॉन्ड बनता है, इतना अच्छा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि इसको तोड़ने के लिए आपको काफी हाई टेम्परेचर की जरूरत है टू मेल्ट एंड टू बॉयल ऑल्सो ऑफ कोर्स। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इन कंपाउंड्स का, जो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से बने हैं, वो जनरली बहुत हाई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कैसा होता है, जो भी हमारा आयोनिक कंपाउंड है यानी कि कोवलेंट कंपाउंड यानी मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड है, वो हमेशा पानी के अंदर घुल जाता है। नमक ले लो, हमने NaCl का एग्जांपल लिया, so NaCl is what, Na and Cl, and NaCl is what, the common salt। अब उस कॉमन सॉल्ट को अगर आप पानी में डिसॉल्व करना चाहोगे, will you be able to do that? Yes, of course. So these electrovalent compounds are soluble in water. Whereas if you put the salt in kerosene or petrol or diesel, it will not dissolve. That means वो organic solvent में dissolve नहीं होते. So they are insoluble in organic solvents like kerosene, benzene और पेट्रोल। ये सारे हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, पानी नहीं है। ठीक है सारे लिक्विड ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं, ये पानी नहीं है, तो पानी में घुलेगा लेकिन इनमें नहीं घुलेगा। क्लियर हो गया? ऑलराइट, सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं ये कंपाउंड, देखते हैं। आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड इज conductor of electricity, but they conduct electricity is actually they are not good conductors. So ionic or covalent compound are not good conductor of electricity, but they conduct electricity when in molten form or in aqueous solution. तो जनरली अगर मैं कोई नमक दे दूं ना, नमक क्रिस्टल रखा हुआ है, आप कहोगे ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ, दे विल नॉट पास। सो आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर आपने नमक को पानी में घोल दिया, तब वो नमक वाला जो पानी है वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब ये है, अगर वो मोल्टन स्टेट में रहा या वो एक्वस स्टेट में रहा, तब वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नाउ व्हाई इन मोल्टन फॉर्म द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस आयन आर ओवरकम ड्यू टू हीट। ओके, नाउ दिस इज द रीजन ड्यू टू विच आयन्स मूव फ्रीली एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो अब जो आयन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बना था, एक ने दिया और एक ने लिया, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो तो यूज हो गया ना, वो तो काम कर रहा है, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना के रख रहा है। अब हम जब उसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो गया। ठीक है, जब वो फ्री हो गया तो अब वो इलेक्ट्रॉन जो है विल हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ गई बात? तो जब हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड को या कोवेलेंट या आयोनिक कंपाउंड को मोल्टेन फॉर्म में यानी कि उनको थोड़ा हीट करते हैं, तो जो उसके बॉन्ड है, अट्रैक्शन है, वो कम हो जाती है, टूट जाती है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। कभी भी कोई भी सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्लियर? ओके, so let's move on to the next हमारा एक टॉपिक है इस चैप्टर में, कोरोजन। ये कोरोजन वाला जो टॉपिक है ना, ये हमारा चैप्टर 1 में भी था। ठीक है, जहाँ हमने पढ़ा था रैंसिडिटी के बारे में। ठीक है, और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम लोग कैसे कोरोजन को रोक सकते हैं। ये सब हम लोग थोड़ा बहुत चैप्टर 1 में भी कवर कर चुके हैं, पर यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी आर डीलिंग विद मेटल्स। फाइन, तो मेटल्स का जो सरफेस है ऊपर का, वो खराब होता ही होता है, and that is called your corrosion when it is being reacted by the air and moisture. So what is corrosion? It is a slow process, mind it. It is actually a very slow process of eating away of metal by reaction of atmospheric air and moisture. एटमोस्फेरिक एयर, मैंने एयर के साथ रिएक्ट नहीं करवाया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करवाया, अपने आप हुआ है वो एटमोस्फेरिक एयर और मॉइस्चर के साथ। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाना,
टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर काला काला सा अजीब सा हो जाता है ना, वैसा हो जाना, और ग्रीन कोटिंग आ जाती है कॉपर के ऊपर। ये सब होता है अपने आप स्लोली व्हेन थिंग्स लाइक मेटल्स ऑफ आयरन, things of silver and things of copper are being kept in the atmosphere under normal circumstances and it's a very slow process. Okay, ये लेकिन ऊपर का जो मेटल का सरफेस है ना, ये खा जाता है। क्लियर? तो इसको बचाने के तरीके जरूर हैं। क्या तरीका है? फर्स्ट इज योर गैल्वेनाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन, आयरन को कोट करना है मुझे, एंड स्टील ऑब्जेक्ट विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, हम आयरन का कोई सब्सटेंस लेते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक आयरन का बॉक्स है, उसको मैंने जिंक के अंदर डुबा दिया, ठीक है, मोल्टन जिंक के अंदर जब मैंने डुबा दिया, तब वो उसके ऊपर सारा चारों तरफ क्या हो गया, जिंक का कोटिंग आ गया। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। दिस इज डन ऑन स्टील ऑल्सो बिकॉज स्टील इज एन alloy of iron only. Clear? So galvanized articles are protected against rusting even if the zinc is broken. तो जब जिंक थोड़ा टूटने भी लगता है ना, तब भी वो प्रोटेक्टेड ही रहते हैं। Clear? So galvanization of steel or iron is done with zinc to prevent rusting. Clear हो गई बात? Okay. Now what is happening? Alloying. Alloying में क्या करते हैं, हम मेटल को किसी दूसरी चीज के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है, और उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। कैसे? जैसे कि इफ द इट इज द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय मिक्सिंग विथ मेटल और अनदर मेटल एंड नॉन मेटल। जरूरी नहीं है कि अगर आप मेटल है और उसको इम्प्रूव करना है, जैसे मैंने जिंक बोला और जिंक को मैंने कोटिंग करवाया था आयरन के ऊपर, तो जरूरी नहीं है मेटल मेटल का ही रिएक्शन हो। मेटल और नॉन मेटल को भी मिक्स कर दो तो मेटल की रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, और वो अगर बाहर पड़े रहे तो एटमॉस्फेयर में एयर और मॉइस्चर उस पर इफेक्ट नहीं करता है। Alright, so this is because pure iron is very soft. ठीक है, वो सॉफ्ट भी होता है, वो स्ट्रेच भी हो जाता है इजीली व्हेन हॉट, ऑफ कोर्स गर्म करने पर। बट if it is mixed with a small amount of carbon, about only 0.5%, 0.05%, it then becomes hard and strong. तो अगर आपने हार्ड आयरन बनाना है, बहुत स्ट्रॉन्ग आयरन, तो आप आयरन को नॉर्मली यूज नहीं करेंगे, आप उसमें थोड़ा सा 0.05% कार्बन ऐड कर देंगे। तो आप देखेंगे जब वो गर्म भी हो रहा है तो वो मोल्टन नहीं होएगा और वो सॉफ्ट नहीं हो जाएगा, वो हार्ड रहेगा बिकॉज ऑफ द कार्बन बीइंग प्रेजेंट। so this type of process when a metal is mixed with a metal or a non-metal is called alloying. Now this is a mixture. Now when you are just mixing a metal with metal or non-metal, you are not actually chemically hampering something. आप chemically उसको कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ mix कर रहे हैं। तो ये मेरा एक homogeneous mixture है, ठीक है, हमने 9th में पढ़ा था homogeneous mixture, ये mixture है, ठीक है, कंपाउंड नहीं बन रहा नया कोई। तो अगेन व्हेन आयरन इज मिक्स विथ निकल, अब हमने आयरन को निकल और क्रोमियम से जब हमने मिक्स करा, पहले तो क्या करा था सिर्फ कार्बन से, अब हमने आयरन को निकल और क्रोमियम से जब मिक्स किया, ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील मिला। क्या बना? स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील जो होता है वो बहुत हार्ड भी होता है और रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करता अगर वो गुड क्वालिटी ऑफ स्टेनलेस स्टील है। क्लियर बात? अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये जो अलॉयज हैं ये हम इसलिए बनाते हैं, अलॉइंग मतलब अलॉय बनाना, ये हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास जो मेटल्स हैं या हमारे पास जो मेटल्स हैं जिनको थोड़े बाहर रखने पर वो रस्ट हो जाए, करोड हो जाए, उनको मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो आई थिंक अलॉयज आर द बेस्ट ऑप्शन कि हमको प्रोटेक्शन भी मिल रही है और हमको एक नई चीज भी मिल रही है, नया टाइप ऑफ सब्सटेंस मिल रहा है विच इज यूजफुल इन डे टू डे लाइफ, राइट? तो ऐसे क्या क्या अलॉयज हैं और अलॉय कैसे बनता है, लेट्स जस्ट लुक हियर। अलॉय क्या है? मैंने अभी आपको बोला था वो एक मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ या तो मेटल दूसरे मेटल के साथ या तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के। क्लियर हो गया? तो कुछ भी हो सकता है, मेटल मेटल का मिक्सचर, ठीक है, या तो जैसे आपने देखा कि अगर कोई आयरन है, यहाँ पे हम देखेंगे जैसे अब कॉपर है जिंक के साथ, दोनों ही मेटल है,
तो मेटल मेटल का मिक्सचर, या फिर मेटल नॉन मेटल जैसे कार्बन और आयरन का देखा था उसका मिक्सचर। तो आप ऐसा नहीं है कि मेटल मेटल से ही मिक्स करोगे, मेटल मेटल भी हो सकता है, मेटल नॉन मेटल भी हो सकता है, टू मेटल्स एंड वन नॉन मेटल भी हो सकता है। तो अलॉय सिर्फ एक मिक्सचर है जिसको गर्म करके हम यू नो मिक्स कर देते हैं होमोजेनियसली, एंड वी गेट अ न्यू सब्सटेंस। It is prepared by melting the primary metal and dissolving the other element in definite proportion. Okay, it is then cooled to the room temperature. तो हमें जिस मेटल का अलॉय बनाना है वो हमने अच्छे से गर्म किया, उसके अंदर जो जो डालना था, जैसे आयरन को गर्म किया और थोड़ा सा कार्बन डाल दिया, हार्ड हो गया। वैसे ही बाकी को आप बेस जो आपका मेटल है उसमें गर्म करके आप डाल दो। जैसे ही डालोगे फिक्स कॉम्पोजिशन में, तो वो उसी तरह का आपको एक अलॉय देगा। ठीक है, मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्स। तो एक अलॉय है हमारे पास ब्रास, विच इज एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। देन वी हैव ब्रॉन्ज। इन्हीं ब्रास का हमारे पास आइडल्स बनते हैं, ठीक है, मूर्तियां वगैरह बनती है। देन वी हैव ब्रॉन्ज, इट इज कॉपर प्लस टिन। ठीक है, इस चीज के हमारे यूटेंसिल्स बनते हैं, ब्रॉन्ज के यूटेंसिल्स बनते हैं, ब्रॉन्ज के कभी कभी आइडल्स भी बनते हैं, मूर्तियां भी बनती है। ओके, ब्रास के भी यूटेंसिल्स बनते हैं, पीतल जिसे हम कहते हैं। ओके, देन वी हैव solder. Solder is an alloy which is made up of lead and tin. और लेड और टिन जो होता है, लेड का मल्टी पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक है, तो लेड और टिन के साथ मिक्सिंग करते हैं हम लोग, तो हमें लो मेल्टिंग पॉइंट का एक सब्सटेंस मिलता है जो कि इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में काम आता है जब हम दो वायर्स को एक साथ जोड़ते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सोल्डर। एंड देन वी हैव अनदर अलॉय विच इज अमेलगम। अमेलगम जो होता है, अगर मरकरी को किसी भी चीज के साथ अलॉय बनाए, तो इफ वन ऑफ द बेस कंपोनेंट इज मरकरी, then any alloy of mercury will be called as amalgam. particularly मैंने यहाँ पे कोई मरकरी के साथ मेटल या नॉन मेटल का नाम नहीं लिया है, because it states as when mercury is being mixed with any metal or non-metal, it is called amalgam. Okay, so I hope this corrosion topic and the chemical properties of non-metals and how they make bond with the metals and the ionic thing and the properties of ionic and covalent compounds are very clear to you. So this part of the chapter is done, and in the next video we will be seeing the other part of the chapter which deals with the extraction of ores, metals and non-metals. How do we get metals and non-metals? Okay, till then please go through the slides again, please make notes, proper notes, and till then I will see you in a next video presenting the new facts and information. Bye bye. Thank you.